आइए बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 8th के स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि क्लास 8 में स्कॉलरशिप का आपका एक एग्ज़ाम होता है, राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति, शॉर्ट में बोलते हैं NMMSS, राज्य योग्यता छात्रवृत्ति, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति। एक ही 3 स्कॉलरशिप होती हैं, एग्ज़ाम एक ही होता है और वो एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा और उस एग्ज़ाम के आधार पर आपको अर्ह घोषित किया जाएगा कि आप क्वालिफाई हुए या नहीं हुए। तो स्टूडेंट्स के बीच में ही एक कंपटीशन है। क्लास 8 के स्टूडेंट बैठेंगे, जो स्टूडेंट अच्छे नंबर लाएगा वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि इस एग्ज़ाम के, इस परीक्षा के 2 पार्ट होते हैं। एक पेपर होता है मैट का, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। 100 क्वेश्चन उसमें होते हैं, 100 मार्क्स का ही पेपर होता है और 2 आवर्स का होता है। और दूसरा पेपर होता है सेट। ये इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और 2 आवर्स का ये पेपर होता है। तो जो पहला वाला पेपर है, जो फर्स्ट पेपर होता है, जिसको मैं मैट कह रहा हूँ, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण। आपकी बुद्धि लब्धि की जांच की जाएगी। कहने का मतलब कि आप अपने दिमाग के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, आपके सामने कुछ स्थितियां क्वेश्चन के रूप में दी हुई होंगी और आप अपने दिमाग से सोच करके उसका आंसर निकालते हैं। इसका अपने आप में देखा जाए तो कोई ऐसा अलग सा सिलेबस नहीं होता। ठीक है डियर स्टूडेंट। जो दूसरा सेट का पेपर है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ये मैंने कहा आपको 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, 2 आवर्स में ये भी करना होता है। ठीक हो गया। तो जो सेट है ये आपका सिलेबस के आधार पर होता है। ठीक हो गया। इस सेट के जो 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, इसमें 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, गणित के 20 प्रश्न 20 अंक के। ठीक है। विज्ञान साइंस के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। और SST आपका सोशल स्टडीज बोलो, सोशल साइंस का, ये उसमें भी 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 प्रश्न आते हैं 40 नंबर के। तो कुल मिला के जोड़ लीजिए 40 + 40 + 20 तो 100 क्वेश्चन। ठीक है। तो जो 2022 में, मार्च 2022 में जो पेपर हुआ 2021-22 का, उसका सॉल्यूशन जो मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ जो 20 क्वेश्चन पूछे गए इस प्रश्न पत्र का, ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन कर रहा हूँ। मैथ्स के 20 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। आप मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और पेपर्स के भी आप क्वेश्चन करें मैथ्स के, तो एक प्रैक्टिस आपके बन जाएगी। और एग्जाम में कभी क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, इस साल का भी हो सकता है, पिछले सालों के भी हो सकते हैं, इसलिए आप पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों का पुनरावृत्ति कर लीजिए। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चंस को हल कर लीजिए, और सब्जेक्ट के भी करिए, मैथ्स के भी करिए। तो चलिए आइए, इस पेपर का, ये जो पेपर है आपका परीक्षा वर्ष 2021-22, मैथ्स में जो प्रश्न पूछे गए उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 41 से मैथ्स का क्वेश्चन प्रारंभ होता है। प्रश्न आपका है 83² - 17² का मान होगा। वहां जो पेपर के वहां 2 बात होती है। एक होती है प्रश्न पुस्तिका, जैसे ये मेरे हाथ में है, ये प्रश्न पुस्तिका है, क्वेश्चन बुकलेट। ठीक है, इसको पढ़ करके, इसके क्वेश्चन देख करके आप आंसर देंगे, और आंसर कहाँ आप लिखेंगे, कहाँ आप देंगे, आपके लिए एक OMR शीट दी जाएगी, और उस OMR शीट में आपको प्रश्नों के उत्तर को गोला करना है। ठीक है ना। इस रूप में ये पेपर, ये एग्जाम बच्चे देंगे। ठीक हो गया। तो ये 41 वाला जो क्वेश्चन है, नंबर 41 मैथ्स का क्वेश्चन है,
83 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर का मान होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो बुकलेट आपकी है इसी के पीछे आपको रफ काम करने के लिए स्पेस दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए स्पेस खाली जगह है, यहाँ आप रेफर करेंगे। ठीक है, तो 83 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट देखिए इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। वहां तो आपको क्वेश्चन जितना शॉर्ट हो सके, आपके ये ऑप्शन सही होने चाहिए, जितना शॉर्ट हो सके वहां आप करेंगे। मैं तो मेथड से आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूं, जिससे आप क्वेश्चन जो करते हैं तो मेथड भी तो आपको मालूम होना चाहिए, तभी जाकर के सही उत्तर निकाल पाएंगे। ठीक हो, तो 83 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए। आपने सर्व समीकरण पढ़ी आइडेंटिटीज, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यदि ए का स्क्वायर है और फिर माइनस बी का स्क्वायर है तो एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई ए माइनस बी के साथ करेंगे। इसका मतलब ये ए है, ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को प्लस करिए 83 प्लस 17, अब दूसरे ब्रैकेट में 83 माइनस 17, तो 83 प्लस 17 ये हो गया 100 इंटू ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तेरे में 7 गया 6 66, तो ये हो गया आपका 6600। 66 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो आप इसको लगाइए, इसमें आपको आसान पड़ेगा। एक तरीका आप और भी कर सकते हैं कि 83 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, फिर 17 का स्क्वायर निकालिए, उसमें इसको माइनस कर लीजिए, तो वो थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लेगा, तो कम समय में आप इस रूप में ऐसे इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आया 6600, 6600। और आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट कि इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, तो OMR शीट पर आप जाएंगे और डी को ब्लू या ब्लैक पेन, ब्लैक डॉट पेन, ब्लू या ब्लैक डॉट पेन से OMR शीट में क्वेश्चन नंबर ये जो था ये वाला आंसर इस रूप में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, OMR शीट में इस रूप में गोले के रूप में आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए, इसी में जो क्वेश्चन नंबर 42 था वो क्या था। ये क्वेश्चन था आपका, आंकड़े कोई डाटा है 42, 53, 25, 36, 61, 89 और 77 का माध्यक होगा। माध्यक मतलब मीडियन, इसका मीडियन कैसे निकलेगा। तो माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका बोली या माध्यक बोली, मीडियन बोली, एक ही बात है। ये जो डाटा है इसका माध्यक निकालना है, मीडियन निकालना है। कैसे निकलेगा मीडियन इसका, तो सबसे पहले आंकड़े को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। तो आरोही क्रम में मैं रखूंगा, ये थोड़ा समझाने के हिसाब से मैं कह रहा हूं, एग्जाम में तो सीधे आप रफ में करिए, जो आपके मैं कह रहा था कि बुकलेट के पीछे पेजेज आपको दिए हैं, वहां सॉल्व करके फटाफट आप अपने आंसर को गोला करिए। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को आप कैसे लगाएंगे। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा इनमें जो सबसे पहले आएगा, देखो 25 इन सब में सबसे छोटा है, तो 25, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है 36, 36 से बड़ा कौन है 42, 42 से बड़ा कौन है 53, 53 से बड़ा कौन है 61, 61 से बड़ा कौन है 77 और सबसे बड़ा आपका 89। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े के ओर आपने इनको लिखा आरोही क्रम में। अब आप देखो n मतलब पदों की संख्या, इनको गिनो 1 2 3 4 5 6 7, पदों की संख्या होगी 7। कुल कितने हैं ये 7 है, और 7 अपने आप में क्या है विषम, विषम मतलब ऑड, ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान।
ठीक हो गया। जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका का सूत्र क्या है, n+1/2 वें पद का मान, वैल्यू ऑफ द n+1/2 th टर्म। अब n कितना है 7, 7 + 1 कितना हो गया 8, 8/2 काट लीजिए 4, तो 4वें पद का मान, चौथे पद का मान। आप देख रहे हैं n की जगह मैं 7 रख दूंगा, 7 + 1 कितना होगा 8, 8/2 कितना हो गया 4, तो चौथे पद का मान, चौथा पद कौन है 1 2 3 4, ये वाला आपका माध्यिका निकल जाएगी, मीडियन निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आप देखिए कौन सा सही है, ये डी वाला सही है जो 53, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो OMR सीट में जो आंसर सीट है आपकी, उसमें आप ब्लैक या ब्लू डॉट पेन से इसको ऐसे गोला कर देंगे। गोला करते समय आपको ध्यान देना है इस जो सर्किल बनाए रहते हैं, ठीक है ABCD ऐसे उसके अंदर ऐसे रखे रहते हैं सर्किल के अंदर, वृत्त के अंदर, तो आपको गोला करना है, अंदर से खाली भी न रह जाए, कहीं पर छूट भी न जाए, और इस गोले से बाहर भी आपकी पेन नहीं आनी चाहिए, अंदर से खाली भी नहीं होना चाहिए, पूरा गोला आपका भरा होना चाहिए। ठीक है, इस ढंग से भरे कि उसमें छेद ना हो जाए, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, यदि माध्यिका का प्रश्न ये आ गया कि पदों की संख्या सम है, यहां पर तो विषम थी 7 था, यदि पदों की संख्या क्या होगी 8 होगी, तब माध्यिका कैसे निकालेंगे, आप पहले आंकड़े को, डाटा को आरोही क्रम में लगा देंगे या अवरोही क्रम में, जो भी इच्छा हो उसमें लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 जो भी है, माना 8 पद है उसमें, 8 n = 8, 8 क्या है, 8 जो है वो सम संख्या है, इवन नंबर है, तो माध्यिका कैसे निकलेगी 8/2 पद का मान प्लस 8/2 + 1 पद का मान, कहने का मतलब हुआ 8/2 पद का मान प्लस 8/2 + 1 पद का मान पूरे का बटा 2। ठीक है, तो 8/2 कितना हो गया, चौथे पद का मान, धन 8/2 + 1 कितना हो गया 5वें पद का मान, और पूरे में 2 से भाग कर देंगे। माना इसमें एक पद और होता है यहाँ पर कुछ, तो चौथा पद कौन हो गया था 1 2 3 4, ये प्लस ये 1 2 3 4, चौथे पद का मान धन 5वें पद का मान बटे 2, तो वो क्या हो जाता माध्यिका हो जाता। ठीक हो गया, पर जहां ये देखना है आपको कि n पदों की संख्या सम है या विषम। ठीक हो गया, तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है, किसी आंकड़े का मीडियन कैसे निकाला जाता है। तीसरा प्रश्न है डियर स्टूडेंट, पाई चार्ट में वृत्त के केंद्र पर अंतरित संपूर्ण कोण का मान होता है। आपने आंकड़ों का प्रबंधन क्लास 8 में चैप्टर नंबर 5 है आई थिंक, जो मुझे ठीक से याद आ रहा होगा, तो चैप्टर नंबर 5 आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, वहां आपने पाई चार्ट पढ़ा है। पाई चार्ट एक सर्किल में, एक वृत्त में पूरे आंकड़े को दिखाया जाता है, आपने देखा होगा इस टाइप से, ऐसे ऐसे इस टाइप की संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग कलर से आप उनको कर देते हैं। ठीक है, जो भी है, जो भी आंकड़ा दिया हुआ है पाई चार्ट में इस रूप में उसको दर्शाते हैं। तो पूछ क्या रहा है, पाई चार्ट में वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का संपूर्ण मान, ये जो केंद्र होता है ये, यहां कुल कोण कितना बनता है, ये बनता है बच्चों 360 अंश। एक पूरा घूम गए आप तो कितना घूम गए 360 डिग्री, तो इसका आंसर होना आपका 360 डिग्री। इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि पाई चार्ट में जो वृत्त बनता है, केंद्र पर जो कोण होता है उसका मान होता है 360 डिग्री। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चंस आगे सॉल्व करते आइए। आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर वॉवेल चुनने की प्रायिकता होगी, इन ऑप्शन में से आपने आंसर देना है। अब अंग्रेजी की जो वर्णमाला होती है आप जानते हैं A to Z, A B C अप टू X Y Z। ठीक है, तो अंग्रेजी की जो वर्णमाला है, इंग्लिश अल्फाबेट, वो 2 हिस्सों में बटा होता है। एक होते हैं स्वर, स्वर A E I O U, मतलब 5 स्वर हुए। 5 होते हैं वॉवेल्स,
AEIOU, और जो व्यंजन हुए बाकी जो 21 हुए वो हुए व्यंजन। तो स्वर प्लस व्यंजन इज इक्वल टू टोटल इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर हैं, 21 व्यंजन है, 5 और 21 को जोड़ा 26 हो गए, कुल 26 उसमें लेटर है, ए से लेकर जेड तक 26 है, 26। प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर चुनने की प्रायिकता। अब जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता का सूत्र क्या है? प्रायिकता बराबर अनुकूल संयोग बटे कुल संयोग। प्रायिकता फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 5। ठीक है, कोई स्वर चुनना है, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो अनुकूल कितने हो गए? 5। ठीक है, स्वर चुनना है तो स्वर कितने वहां? 5। ठीक है, और टोटल कितने हैं? 26, तो 5/26 होगी प्रोबेबिलिटी। अनुकूल संयोग बटे कुल संयोग। अनुकूल संयोग का मतलब जब आप स्वर चुन रहे हैं तो 5 स्वर है, 5 वॉवेल्स है, और टोटल कितने हैं वहां? अल्फाबेट 26, A to Z में 26 है, तो स्वर चुनने की प्रायिकता होगी 5/26। तो ये आपका आंसर सही है, ये होगा ए वाला। OMR शीट में आप इसको इस ग्रुप में भर देंगे। ठीक है, और यदि ये पूछता आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन कॉन्सोनेंट चुनने की प्रायिकता क्या होगी, तो 26 में से 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, व्यंजन, तो व्यंजन चुनने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 21/26। ठीक है दोस्तों, इस रूप में क्वेश्चन आपको करना था। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 आप देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान दीजिए। इसमें आप देखिए डियर स्टूडेंट, 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -3 अंक दिए जाते हैं। मोहन सभी प्रश्न हल करता है। यदि उसके 11 प्रश्न सही हैं तो मोहन द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांक होंगे। मोहन एक परीक्षा में बैठता है और उसमें कुल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और मोहन ने सभी 15 प्रश्न हल किए, परंतु जब प्रश्न हल किए उसके बाद क्या हुआ कि 11 प्रश्न तो सही है, 11 क्वेश्चन तो सही है और 4 हो गए रॉन्ग। क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है यदि उसके द्वारा 11 प्रश्न सही हैं तो 11 सही हैं, तो गलत कितने हैं? 4। 11 और 4 15। अब देखो 11 प्रश्नों में कितने अंक मिले? ये तो सही हैं और ये गलत हैं, तो एक सही प्रश्न करने पर कितने अंक मिल रहे हैं? 5। एक सही प्रश्न किया तो 5 अंक, और गलत कर दिया तो -3, प्लस 4 प्रश्न करे हैं गलत और एक प्रश्न है -3 का, दोनों जुड़ेंगे ना। ठीक है, भले ही बाद में घट जाएगा, नहीं समझे? एक सही प्रश्न में 5 अंक मिलेंगे, 11 सही प्रश्न हैं तो 11 गुणा गया 5, प्लस जो 4 प्रश्न और हैं उनके नंबर भी जोड़ेंगे। अब प्लस किया तो उसमें 8 कितने रहे? जो 4 प्रश्न हैं, एक प्रश्न -3, ये गलत हो गए ना, एक गलत प्रश्न -3 का है, तो 4 गलत प्रश्न, 4 गुणा -3। अब ये हल करो, 11 पंजे हो गए 55, 55। ठीक है, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी, और 4 4 3 12। अब माइनस कर लीजिए स्टूडेंट, 5 में से 2 गया 3, ये हो गया 43। तो मोहन के 43 मार्क्स आए उस एग्जाम में। यह है नेगेटिव मार्किंग, इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, यदि आपने गलत प्रश्न किए तो वहां आपको माइनस में अंक मिलेंगे। ठीक है, कई एग्जाम होते हैं ऐसे जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये 43 इसका आंसर है। इसका मतलब ये सी वाला आंसर है, ये करेक्ट हो गया। तो आप OMR शीट में सी वाले आंसर को बोला करेंगे, ये। ठीक हो, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए डियर स्टूडेंट। ये क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है ये। तो ये जो मल्टीप्लाई है ना, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, वो पेपर सेटर ये जानना चाह रहा है कि डेसिमल के मल्टीपल आपको आते हैं कि नहीं आते।
दशमलव के गुणा आप जानते कि नहीं जानते हैं, बस केवल यही पूछा गया है। तो आप देखो 101.01 इंटू 0.01 आप जानते होंगे, डेसिमल के बाद एक एक करके पढ़ते हैं। 0.01 इंटू 0.1। अब आप देखो 1 से जब मल्टीप्लाई होते हैं, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो तो वही संख्या रहेगी। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15, 45 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45, 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000। ठीक है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही, अकेला डेसिमल भूल जाओ, ये जो दशमलव लगे इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, दशमलव लगे भूल जाओ। 1 1 मैं इसको भी भूल गया, इसको भी भूल गया। तो 1 1 की 1 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 और 1 की मल्टीप्लाई इसमें जो यही, तो कितना हो गया ये 100, ऐसे हो गए, देखो ये हो गया। मतलब इसमें डेसिमल आप न मानो कि डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल नहीं है, यहाँ भी डेसिमल नहीं है। तो 1 की मल्टीप्लाई जब होगी 1 की 1 के साथ 1 और 1 की इसके साथ, यही आ गए 10101। अब बात ये आती है कि डेसिमल अब कहाँ पर आएगा, दशमलव कहाँ पर लगेगा। ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लाई में जब डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आपको डेसिमल लगाना आता है। ठीक है, जब दशमलव संख्याओं का गुणा होता है तो क्या गुणन के बाद दशमलव लगाना आपको आता है कि कहां पर आएगा। ठीक है, तो अब आप देखो गिनिए, दशमलव के बाद एक अंक है 1 2 1 2 3 4 5। डेसिमल के बाद आप डिजिट गिनिए, दशमलव के बाद आप अंक गिनिए। देखो 1 2 3 4 5 5 हैं, यहां से गिनिए 1 2 3 4 5। डेसिमल लग जाएगा यहां पर, यहां आप चाहो जीरो बढ़ा दो, यहां जितना मर्जी जीरो बढ़ा दो, इधर समझ गए। तो डेसिमल के बाद कितने 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 डिजिट हैं, कितने अंक हैं 1 2 3 4 5। तो गुणा करके मेरे ये आया था, यहां से गिनूंगा 1 2 3 4 5। यहां पर डेसिमल लगे, जीरो अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए। तो कहां मिल रहा है, ये मिल रहा है, देखो 0.10101। ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैथ्स में क्वेश्चन सरल आते हैं, इनमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, फटाफट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं यदि आप ठीक से प्रैक्टिस साथ में कर रखिए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन में लिखता हूं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ये इक्वेशन है, समीकरण है 0.03t + 5/2 = 0.02t + 8 में t का मान। तो ये समीकरण है, समीकरण में चर और अचर होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, चर मतलब जिसका मान हमें जानकारी नहीं, जिसके बारे में जानकारी नहीं, जिसका मान निकालना होता है। जैसे यहाँ पर t है, ये चर है। ठीक है, और अचर कौन हुए, जिसका हमें पता है 5/2 पता है, 8 पता है। ठीक है, तो चर और अचर को मिला के एक संबंध बनता है, वही समीकरण है। तो इसमें हमको t का मान चाहिए, तो समीकरण को हल करते हैं। आप देखिए, यह है आपका 0.03t + 5/2 = 0.02t + 8। अब देखिए, सजाती पदों को एक तरफ कीजिए, लाइक टर्म्स जो एक प्रकार के, जैसे t यहां भी है यहां भी है, इसको तो ले आइए यहां, और एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये अचर है ना, तो ये अचर यहां भी, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको ले लीजिए यहां। तो +5/2 यहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर जब होता है, ट्रांसपोज जब करते हैं तो साइन चेंज होता है। ये +5/2 यहाँ -5/2, यहाँ पर प्लस लिखा नहीं तो प्लस साइन होता है, ये लेफ्ट साइड में आएगा, बाएं तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आके ये माइनस, इधर जाके ये माइनस। तो ये कितना हो गया 0.03t, इसको बाएं पक्ष में दिया है 0.02t = 8, इसको मैं दाएं पक्ष में लिया -5/2। ठीक है, अब एक तरफ चर एक तरफ अचर, इधर वेरिएबल इधर कांस्टेंट। अब t का मान कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो जो गुणांक होते हैं ये घटते हैं, बीच में ऋण चिन्ह है तो गुणांकों में घटाएंगे। 0.03
0.03 में 0.02 माइनस होगा तो कितना होगा 0.01। टी दिया आएगा साथ में 0.03 में 0.02 माइनस हुआ तो 0.01। आप देख लीजिए 0.03 में 0.02 माइनस करेंगे, इसमें एक गया, 0 आ गया, 0 तो 0.01 टी। अभी कैसे हल करेंगे, इसकी गुणा होती है यहाँ, आर दूने 16, 16 माइनस 5/2, इसकी गुणा है आर दूने 16, 8 2 16 माइनस 5/2। ठीक है, अब टी का मान कैसे होगा, देखो टी के साथ ये जो है गुणा में है, तो जब हम टी का मान निकालेंगे तो ये कहां जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, इसके हर में जाएगा, ये गुणा में है यहाँ पर। जब टी का मान निकालेंगे तो ये जो है इसको कहते हैं गुणांक, मल्टीप्लाई इसका या कोफिशिएंट कह लीजिए, ये जाएगा यहाँ। तो ये हो गया 16 में से 5 का 11, तो 2 इंटू ये नीचे गया तो हो गया 0.01, 0 नहीं लिखेंगे तो कोई बात। अब देखो डेसिमल के बाद 2 अंक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, यदि आप डेसिमल हटाना चाहते हैं तो इसको हटा दीजिए, 1 2 शून्य बढ़ा दीजिए, ये तरीका है। दशमलव के बाद 2 अंक है, डेसिमल हटाया तो 2 अंक, ठीक है, डेसिमल के बाद 2 अंक है, मैंने डेसिमल हटाया तो यहाँ 2 जीरो बढ़ानी पड़ेगी तब जाके हटा पाएंगे। अब कितना बन गया, 1 बन गया, 0 मतलब 1, तो 1 से डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो सेम रहेगा, तो इसका तो कोई असर नहीं, पर इससे इसको काटिए, भाग दीजिए, तो 2 पंजे 10, ठीक है, फिर 10 बच गया, 2 पंजे 10, फिर शून्य लिखकर 550। तो टी का मान कितना हो गया 550, तो ये है बी वाला आपका आंसर। ठीक है डियर, OMR सीट में आप इसको भर देंगे। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। तो इस रूप में फटाफट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं डियर स्टूडेंट। आपने तो बहुत शॉर्ट में करना, मैं तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, पर आपने वहां तेजी में क्वेश्चन करने हैं। मेरी तो आपको ये राय रहेगी कि जब आप पेपर करेंगे सेट वाला, दूसरा वाला पेपर, ठीक है, तो पहले आप साइंस और सोशल साइंस वाले क्वेश्चन सारे कर लीजिए, और मैथ्स के लिए कम से कम 50 मिनट बचाइए, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन के, नहीं तो 45 मिनट तो बचाइए। ठीक है दर्शक, तो पहले साइंस मैथ, पहले साइंस और SST वो आप कर लेंगे, तो मैथ्स के लिए आपको समय बचाना है, कितना मैं कह रहा हूं, कम से कम 50 मिनट रखिए। ठीक हो गया, तो चलिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 48। दो संख्याओं में अनुपात 7:5 है, यदि उनका योग 144 हो तो उनमें बड़ी संख्या कौन है। अब हमेशा याद रखना जब भी अनुपात दिया हुआ हो, ठीक है, यहां पर दो संख्याओं में यह अनुपात है, तो संख्याएं आप कैसे निकाल देंगे, सीधा आप ऐसा करिए, सरल सा तरीका बता रहा हूं, दो संख्याएं किस अनुपात में, 7 और 5 के अनुपात में। संख्याएं कैसे निकलेंगी, इसके साथ भी x लगाए, इसके साथ भी x लगाएंगे, तो एक 7x हो जाएगी और दूसरी 5x हो जाएगी। यह अनुपात था, x यहां भी जोड़ लीजिए, यहां भी x यहां भी रख लीजिए, यहां भी रख लीजिए, तो 7x और 5x संख्याएं होंगी। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन में है यदि उनका योग, अब एक संख्या हमारे पास 7x है, दूसरी कौन है 5x है, इनका योग करिए, योग मतलब जोड़, तो 7x प्लस 5x योग करिए, योग मतलब प्लस करिए दोनों को, दिस इज इक्वल टू इनका योग 144, ये रख लीजिए, एक समीकरण बन गई। ठीक है, तो अपने आप में ये इक्वेशन बन गई, मतलब इनका योग करिए, इनका योग करिए मतलब 7x और 5x का योग करिए, और जो योग आएगा प्लस करके आएगा उसको 144 के बराबर रखिए। ये तो है, इन दोनों को मैंने प्लस करके 144 के बराबर हो गया। आप सॉल्व कर लीजिए, 7x और 5x, 12x बराबर 144। यदि आप x का मान निकालना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, तो यहां पर ये x का गुणांक है, मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, 12x मतलब 12 और x के बीच में गुणा है। यदि आप x का मान निकालना चाहते हैं तो 12 जो है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसके हर में आ जाएगा, 144/12। यहां ये गुणा में है, 12 इसके साथ गुणा में है, x का मान निकालना चाहते हैं तो 12 चला जाएगा भाग में।
अब 12 से इसको काटी, 12 12 144 होते हैं, 12 गुणा 12 144, तो 12 एकम 12, ठीक है, 2 बचेगा 24, 12 गुने 24, तो x बराबर हो गया 12, x की वैल्यू 12 आ गई, ठीक हो गया। अब देखो संख्याएं हमारे पास क्या है, संख्याएं थी डियर स्टूडेंट 7x, तो 7x मतलब 7 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 12 है, तो एक संख्या 7 इंटू 12 हो गई, और दूसरी हो जाएगी 5 इंटू 12, एक्स की जगह पे 12 रख दीजिए, 7x का मतलब हुआ 7 इंटू एक्स, तो 7 गुणा गया 12, और 5x का मतलब हुआ 5 गुणा एक्स, 5 गुणा 12, तो 12 सत्ती 84 और 12 पंजे 60, तो क्या पूछा हुआ था, उनमें बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 84 और 60 में बड़ा कौन है, 84 है, तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, इसको आप गोला कर दीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये ठीक है। तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आप देखिए 49, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, परिमेय संख्याओं से संबंधित है, मानक रूप में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मानक रूप क्या हुआ, परिमेय संख्या का मानक रूप हुआ, परिमेय संख्या आप जानते हैं p बाई क्यू के रूप में रखते हैं, जहां q का मान शून्य नहीं है, तथा p और q सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम, ठीक है, को प्राइम है ये, मतलब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, ये कटने नहीं चाहिए किसी से 1 के अलावा। जैसे मैं लिख दूं 2/3 या 5/6, ये कटते नहीं किसी से, और कहीं पर आपने लिख दिया 4/6, तो ये मानक रूप नहीं है, 2 2 या 4, 2 3 या 6, एक्चुअली 2/3 है, तो ये हुआ मानक रूप। दूसरी बात, जब आप मानक रूप में रखेंगे, यदि नेगेटिव है कोई संख्या, जैसे ये देख रहे हैं नेगेटिव है, ये मानक रूप नहीं है, नेगेटिव को ऊपर ले लीजिए, तब ये मानक रूप बनेगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं -5/7, ये किस रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो नेगेटिव यहां नहीं रखेंगे आप, यदि आप मानक रूप में लिख रहे हैं। कहीं पर 7/-5 है, आप उसको क्या लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, -7/5, एक ही बात है, ऊपर प्लस साइन नीचे माइनस साइन, प्लस और माइनस डिवीजन में है, माइनस हो जाएगा, इस माइनस को यहाँ आइए, तो क्या बन जाएगा, मानक रूप में हो जाएगा। तो ये भी मानक रूप में नहीं है, ये भी मानक रूप में ये है, क्योंकि यहां माइनस कहाँ है, अंश में है, ये मानक रूप में है स्टूडेंट, तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, यू ये, ठीक है, OMR शीट पर आपने गोला कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये भी इक्वेशन है, इक्वेशन तो नहीं कहूंगा, इसका मान आपको निकालना है ना, तो ये व्यंजक है एक्चुअली अपने आप में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, z का मान दिया हुआ है, इस व्यंजक का मान निकालिए। देखिए आसान है, देखिए क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये पिछले वर्ष मतलब पिछले वर्ष की परीक्षा इसी वर्ष हुई है, मार्च 2022 में, ठीक है, उसका पेपर है। तो अब आप देखो z की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू -5 है, और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, z² -3 z-4 का मान निकालिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने का मतलब ये हुआ कि जहां जहां z है उसकी जगह -5 रखिए, ये हो गया -5² -3 z की जगह -5 -4, ये जहां z है -5 रखिए, तो -5² -3 z की जगह -5 -4, तो ये अब कितना हो गया, सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो गया अंडरस्टैंड। देखो -5 का स्क्वायर का मतलब हो -5 इंटू -5, -5 इंटू -5 कितना, स्क्वायर का मतलब उस संख्या को उसी से दोबारा गुणा करना, -5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -5 इंटू -5, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 5 5 जो 25, तो ये तो हो गया 25 -3 और -5 और -4 -9, ये आप जानते हैं, गुणा यहां पर तो मल्टीप्लाई था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया ये, पर यहां पर क्या है, -5 है और -4 है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, यहां पर घटाने में है। देखो माइनस घटाना बोलो जोड़ बोलो अब, है ना, ठीक है ना, -5 -4 -9, ठीक है, 5 रुपए का कर्जा, -5 में 5 रुपए का कर्जा पहले से था,
-4, 4 रुपये का और कर्जा हो गया, तो कितने रुपए कर्जा हो गया? 9 रुपये का, उसको ऋण में दिखा रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब 25, अब ध्यान दीजिए ये गुणा है, ब्रैकेट लग गया मतलब इसके बीच में गुणा है। पहले चिन्हों को गुणा करिए, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, और 9 तियां 27, माइनस और माइनस की गुणा प्लस और 9 तियां 27, तो कितना हो गया? 9 तियां 27, जोड़ लीजिए, 7 और 5 12, 2 2 4 5 52 आ गया ये वाला आंसर आपका। ठीक है, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, 10 मीटर और 15 किलोमीटर का अनुपात होगा, फाइंड द रेशियो बिटवीन 10 मीटर एंड 15 किलोमीटर। तो जब भी अनुपात पूछा जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि इकाई एक ही होनी चाहिए। मीटर यहां भी मीटर हो, या यहाँ किलोमीटर है तो यहां भी किलोमीटर हो, तभी जाकर के अनुपात निकलता है। जैसे कई बार रुपये और पैसे में अनुपात पूछा जाता है, तो रुपये को या तो पैसे में बदलो या पैसे को रुपये में बदल दो, सेम इकाई होनी चाहिए। मीटर यहां भी मीटर, ये यहाँ किलोमीटर है जैसे, तो इसको भी किलोमीटर। तो सरल ये है कि किलोमीटर के में मीटर मीटर बना है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 15 किलोमीटर में कितने? 15,000 मीटर। 10 मीटर और 15 किलोमीटर में हो गया 15,000 मीटर। ठीक हो गया। अब अनुपात निकाल सकता हूं 10 मीटर और 15,000 मीटर में अनुपात, क्योंकि इसको मैंने मीटर में निकाल दिया। ये अब अनुपात कैसे निकलता है? 10 अनुपात ऐसा लिखा जाता है, अनुपात को ऐसा लिखा जाता है, अनुपात ये 2 बिंदी। ठीक है, अनुपात निकल गया 10 और ये 15 मतलब 15 किलोमीटर मतलब 15,000 मीटर, ये हो गया। अब जब अनुपात निकालेंगे इसको और सरल कीजिए। अनुपात ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 10/15,000, ये अनुपात बराबर आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इससे आपने ये काट दिया तो ये कितना आया? दिस इज इक्वल टू 1/1500। अब ये सरलतम हो गया, इससे छोटा ही कटेगा नहीं। और फिर इसको अनुपात में लिख दीजिए, 1/1500 का मतलब क्या हुआ? 1/1500। 1/1500 बोलिए, 1/1500 बोलिए, एक ही बात है। 2/3 बोलो या 2:3 बोलो, अनुपात को भिन्न में ऐसे बदलते हैं, भिन्न को अनुपात में ऐसे लिखते हैं। तो 1/1500 बोलो, 1/1500 बोलो, तो इन दोनों में जो अनुपात आया वो ये वाला आया स्टेट। तो हमारा सी वाला आंसर हमारा करेक्ट है, ये। ठीक हो गया, ये अनुपात। और जब अनुपात निकलता है तो उसकी कोई इकाई भी नहीं होती, आगे कुछ नहीं लिखा जाता, यहाँ भी मीटर यहाँ भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, कोई इकाई नहीं। यह ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट। तो आप खूब से प्रैक्टिस करिए इनकी। देखिए क्वेश्चन पेपर जो आप मैथ्स के लिए बनेगा वो ऐसी क्वेश्चन तो होंगे, इनके आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो पेपर में माना सेम क्वेश्चन नहीं भी आया तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करें। ठीक, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप होगा। तस्तरी, तस्तरी कैसी होती है? प्लेट ऐसी होती है ना, प्लेट, ये होगी प्लेट, परंतु ये कैसी है? अर्धवृत्ताकार है। आधा हटा दीजिए, ये ऐसी है, ये जो प्लेट है आपकी वो ऐसी है, हाफ मून की तरह ऐसी। ठीक हो गया। ये इसका 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली अर्धवृत्ताकार तस्तरी, ये सेमी सर्कुलर डिस्क होगी। इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब बाहरी बाहर की माप, परि मतलब बाहरी, परिमाप मतलब परि मतलब बाहरी माप, बाहरी बाहर की माप मतलब ये और ये भी तो होगा ना, आधी प्लेट आधी कटी हुई है तो इधर का भी तो जोड़ेंगे ना, ये प्लस ये वाली लंबाई प्लस ये वाली। अब ये क्या है? ये है अर्ध परिधि,
पूरा तो परिधि होता है ना, ये वृत्त है माना कोई, तो ये बाहरी बाहर का पूरा क्या हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है, सर्कमफेरेंस। इसको आधा करेंगे तो आधा सर्कमफेरेंस हो गया। तो मैं माने इसका नाम लिख दूं कि ए सी, या मैंने इसको कहा ए बी सी। तो इसका परिमाप कैसे निकलेगा, परिमाप, इसका परिमाप हो गया एक तो इसकी लंबाई ए सी बी प्लस इसकी लंबाई ए बी। माना इस तस्तरी के बाहर आपने कोई वो लगाना है, कोई रबड़ लगाना है, तो इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा। कितनी लंबाई का रबड़ लगेगा, इतनी लंबाई का प्लस इतनी लंबाई का, प्लस हो गया। अभी क्या है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये अपने आप में क्या है, ये वाला अर्ध परिधि, अर्ध मतलब आधी, अर्ध परिधि, ठीक है, सेमी सर्कमफेरेंस, परिधि का आधा है, पूरा परिधि 1, सर्कमफेरेंस पूरी है, इसका आधा है एक्चुअली, ठीक है। और परिधि का आधा कितना हो जाएगा, 1/2, परिधि क्या होता है 2πr। किसी वृत्त की यदि त्रिज्या r है, वृत्त की त्रिज्या यदि r है, तो उसकी परिधि सर्कमफेरेंस देते हैं 2πr से, तो आधा कितना हो गया 1/2 कर दो, 2 से बाहर कर दो, प्लस AB, ये हो जाएगा व्यास, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधे से, यहां ये r है तो r इधर और r इधर, तो ये व्यास हो गया। एक्चुअली त्रिज्या कितनी है, r है ना, त्रिज्या को माना r कह दूं, क्योंकि मैंने यहां पर r लिया हुआ है, r मतलब त्रिज्या, 2πr मतलब 2 इंटू पाई इंटू r मतलब रेडियस, त्रिज्या, तो इतनी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या है, तो r प्लस r कितना हो गया 2r, तो ए भी आपका 2r हो गया, ठीक। अब 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया पाई, पाई मतलब 22/7, ठीक है दर्शन, पाई का मतलब 22/7, और r त्रिज्या दी हुई है 14 प्लस 2 इंटू आर, त्रिज्या मतलब 14, 7 दूनी 14, काट दीजिए इससे, 22 दूनी 44, 44 प्लस 14 दूनी 28, ठीक है, जोड़ी 8 4 12 का 2, हाथ से ले 4 2 6 7, 72, तो 72 आपका ये होगा, ठीक है ना। तो वहां तो आपने बहुत शॉर्ट में करना है फटाफट, क्योंकि वहां तो किसी को समझाना नहीं, अपने आप ही समझना है, तो फटाफट आप रफ में सॉल्व करिए और वह आंसर शीट पढ़िए, ठीक है। मैं तो धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझाने, कि आपकी समझ में भी आ जाए कि इन क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे जाता है। अब चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो इसका मान निकालिए, ठीक है। तो देखो मैं इसको शॉर्ट तरीके से करता हूं, आपने क्यूब निकालना तो पड़ा है ना, घन निकालना तो पड़ा है ना, 2 का घन, 4 का घन, 6 का घन, 8 का घन, 10 का घन। अब ऐसे करेंगे तो लंबा बन जाएगा सवाल, इसका घन निकालो, इसका घन निकालो, इसका घन निकालो, फिर सबको जोड़ो, ठीक है, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, ज्यादा लंबा पड़ेगा। तो सरल क्या है, जैसे 2 को तो मैंने 2 लिख दिया, 2 क्यूब, 4 को लिखते हैं आप 2 इंटू 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 पावर 3, 6 की जगह लिख दिया 2 3 6, 2 इंटू 3, प्लस 8 की जगह लिख दिया 2 इंटू 4 क्यूब, 10 की जगह लिख दिया 2 इंटू 5 क्यूब, समझ में आए। 4 को क्या लिखा 2 इंटू 2, ये 6 को क्या लिखा 2 इंटू 3, 8 को क्या लिखा 2 इंटू 4, 10 को क्या लिखा 2 इंटू 5। अब आप एक चीज समझिए कि x इंटू वाई की पावर यदि m है, घातांकी नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस, एक्स वाई की घात यदि m है, जब इसको खोलते हैं आप तो कैसे खुलती है घात, x की घात m और y की घात m, ये जो पावर है ना m, ये इसके साथ भी आती है, इसके साथ भी आती है, ठीक हो गया। तो वही नियम मैं यहां पर लगाऊंगा, इसको तो ऐसे रहने दीजिए, प्लस इसकी घात भी 3 हो गया, इसकी घात भी 3 होगी इस नियम से, तो 2 की घात 3 गुणा में 2 की घात 3, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, 2 गुणा 3 की घात 3 मतलब 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 प्लस 2 इंटू 4 की घात 3, 2 पावर 3, 4 टू पावर 3,
2 की घात 3 गुणा 4 की घात 3 प्लस ये भी हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। ठीक हो गया? ठीक है, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3। अब आप देख रहे हैं 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब और 2 क्यूब, सब में 2 क्यूब है। ठीक है, तो क्या कर लूंगा, अब मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, आप देखिए, वहां तो आपने फटाफट करना है, इतना समय तो आपका लगेगा ही। आप क्या करेंगे, 2 क्यूब सब जगह से कॉमन ले लो, तो 2 क्यूब कॉमन लूंगा, ये 2 क्यूब पूरा बाहर आ गया, यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि इसकी गुणा इससे होगी तो 2 क्यूब आ जाएगा। 2 क्यूब बाहर आ गया तो यहां पर क्या बच गया, 2 की घात 3। ठीक है, यहां पर 2 क्यूब बाहर आ गया तो यहां पर क्या बचा, प्लस 3 की घात 3। 2 क्यूब बाहर आ गया तो क्या बचा, 4 की घात 3 प्लस 2 क्यूब बाहर आ गया तो यहां पर क्या बचा, 5 की घात 3। सबके साथ 2 क्यूब है, 2 का घन सबके साथ वो मैंने भाग दिया, तो यहां पर बच गया 1, यहां पर बच गया ये, यहां पर बच गया ये, यहां पर बच गया ये, और यहां पर क्या है, ये। ठीक, अब आप देखो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, इज इक्वल टू, अब 2 का क्यूब कितना हुआ, 8, 2 का क्यूब कितना हुआ, 8, और 1 क्या होता है, 1 को आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 क्यूब, 1 लिखो चाहे 1 क्यूब, सेम बात है। 1 की घात 3 लिखो चाहे एक ही बात है। ठीक है, और इस सब का मान आपको दिया हुआ है, इस सब का मान है 225। 225, अब इसकी गुणा होगी बच्चों में, हाँ 8 गुणा 225, तो गुणा कर लीजिए, 8 पंजे 40 का शून्य हासिल 4, 8 दूने 16 20 का शून्य 2, 8 दूने 10 और 2 12, 1200 हो गया। नहीं, फिर से दो, 8 पंजे 40 का शून्य हासिल 4, 8 दूने 16 4 20 का शून्य हासिल 2, 8 दूने 16 2 18 हो गए, 1800 होगा, 1800 हो जाएगा, 1800 आपका ये वाला आंसर सही है। ठीक है, तो इस रूप में ये क्वेश्चन करना था। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं पर वो लंबा हो जाएगा, इसका क्यूब निकालो, इसका निकालो, इसका घन निकालो, घन निकालो, सबको जोड़ो, लंबा हो जाएगा, इससे सरल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी क्वेश्चन देखते हैं, आइए और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। यदि किसी कोण का संपूरक कोण 102 डिग्री हो तो इस कोण का पूरक कोण क्या होगा। ठीक है, किसी कोण का संपूरक कोण, माना वह कोण x है जिसका संपूरक कोण 102 डिग्री है, तो परिभाषा आपको ध्यान होनी चाहिए। संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल दे रहे हैं यहां पर, संपूरक का मतलब हुआ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण। यदि दो कोण प्लस करके 180 आ रहे हैं तो वो क्या है, संपूरक कोण है। ठीक हो गया, और यदि उनका योग 90 डिग्री आ रहा है तो वो क्या है, पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान दीजिए, संपूरक दो कोणों का योग, यदि दो एंगलों को प्लस करेंगे तो यदि 180 आ गया सम, तो वो कैसे हैं, संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है। 2 एंगल का सम 180, इसका मतलब वो एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री। जैसे 20 और 160, 20 प्लस 160 180, ये एंगल कैसे हैं, संपूरक कोण है। ठीक है, उनका पूरक मतलब 2 एंगल का सम 90 डिग्री, दो कोणों का योग यदि 90 है तो पूरक है। तो पहले इधर की बात छोड़ी, पहले इधर की करते हैं। किसी कोण का, मानो कोण x है, उसका संपूरक कोण 102 है। तो जैसे मैंने आपको डिफिनेशन बताई कि x में 102 डिग्री को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। कोई एंगल x है, उसका संपूरक ये दिया हुआ है 102, इसका मतलब इसको और इसको मिला के इतना होना चाहिए तभी जाके संपूरक हो। तो x का मान निकाल लीजिए, प्लस यहाँ जाके तो नेगेटिव हो जाएगा, 180 माइनस 102 डिग्री, तो x आ गया आपका, इसमें से माइनस करेंगे तो 78 डिग्री। इसका मतलब वो एंगल कितना है, किसी कोण, वो कोण कितना है 78, तो 78 और ये कैसे हैं, संपूरक।
सप्लीमेंट्री। 78 में 102 प्लस करेंगे तो 180 हो गया, ठीक हो गया। अब इस एंगल का बोल रहा है तो इस कोण का पूरक होगा इसका पूरक मतलब 78 डिग्री में कितना प्लस करूंगा कि मुझे 90 डिग्री मिल जाए। इसका पूरक, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब 78 में कितना प्लस करूंगा कि 90 हो जाए। मैंने कहा माना y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस 78 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास आ गया 12 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 12 अंश हो जाएगा, ठीक है। 78 डिग्री का पूरक कोण, 78 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 12 डिग्री, क्योंकि 78 और 12 को प्लस करेंगे तो 90 आ रहा है, ठीक हो गया। तो 12 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट, ठीक हो गया। ये इस रूप में OMR शीट में आंसर आप भरेंगे ब्लैक या ब्लू डॉट पेन से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपका सर्वांग समता पे है। सर्वांग समता आपने क्लास 7 में खूब डिटेल में पढ़े हैं। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता की किस कसौटी से संलग्न चित्र में दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। एक त्रिभुज आपका है ABC, ये ऊपर वाला, और एक नीचे वाला है BCD। ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, सर्व अंग समान, ठीक है, सर्व अंग समान। कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सर्वांग समता। सर्वांग समता मतलब इसको पलट करके इसको ऊपर रख दोगे पूरा फिट बैठ जाएगा, कुछ बाहर नहीं दिखेगा, ठीक है। अरे क्या क्या दिया हुआ है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये चिन्ह दिख रहा है, ये डबल डबल मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है। तो अब आप देखो क्या क्या मालूम है कि AB इज इक्वल टू BD, ये दिया हुआ है AB इज इक्वल टू BD, AC ये दोनों भी बराबर है, ये वाली ये AC इज इक्वल टू CD, ये वाली साइड AC और CD बराबर है। और तीसरी साइड कॉमन है, ये देखो कॉमन, ये दोनों त्रिभुजों की है, इस ऊपर वाले ट्रायंगल की भी है और इस नीचे वाले ट्रायंगल की भी है। इसका मतलब BC इज इक्वल टू BC। इस ट्रायंगल की ये साइड इसके बराबर, इस वाले ट्रायंगल की ये साइड इस साइड के बराबर है, इस वाले ट्रायंगल की वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की साइड के बराबर है, दोनों की कॉमन है। इसका मतलब एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों करिस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, ठीक है। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं के बराबर है, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गए, ये सर्वांग सम हो गए। साइड साइड साइड, एक भुजा दो भुजा तीसरी भुजा, एक भुजा दो भुजा तीसरी भुजा आपस में बराबर हैं, तो ये सर्वांग समता की कौन सी कंडीशन हुई, SSS का मतलब हुआ साइड साइड साइड, साइड मतलब भुजा, SSS का मतलब क्या हुआ साइड साइड साइड, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड कॉमन है दोनों की, तो साइड साइड साइड, ठीक है। ये वाला कॉन्ग्रुएंसी लगी, ये वाली सर्वांग समता लगी। चार कंडीशन आपने वहां पढ़ी होंगी। एक पढ़ी आपने SAS, साइड एंगल साइड, एक ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का कोण, दूसरे ट्रायंगल की करिस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उनके बीच के कोणों के अलग अलग बराबर हो तभी त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ASA, एंगल साइड, दो एंगल और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड, दूसरे ट्रायंगल में दो कोण और उनके बीच की साइड, ये जो इस रूप में है दो त्रिभुज, वो भी सर्वांग सम होते हैं। RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, किसी समकोण त्रिभुज में, अब समकोण त्रिभुज दो समकोण त्रिभुज हैं, राइट एंगल एक एंगल 90 हो गई, हाइपोटेन्यूज यदि उनके कर्ण भी बराबर हो और कोई एक भुजा बराबर हो तो भी सर्वांग सम होते हैं। पर यहां पर सॉरी, जो सर्वांग समता की स्थिति लगी वो साइड साइड साइड, ठीक है दोस्तों। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूं
ये पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, 20 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे, एक 20 मीटर वाला है, एक 12 मीटर वाला है। ये एक ही आधार पर खड़े हैं, जमीन दोनों के लिए एक ही, एक खंभा ये है, एक खंभा ये है, ये है 20 मीटर का, और ये वाला कितना है, दूसरा कितना है, 12 मीटर का है, ये 12 मीटर का है। ठीक है डियर, इसको यहां जोड़ लीजिए ऐसे, और इसको यहां ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। एक खंभा ये था, एक खंभा ये। ठीक है, अब जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई यहां से यहां तक होगी, तो इसका मतलब ये भी 12 मीटर होगा। ये 12 है तो ये भी इतना 12 हो जाएगा। अब पूरा ये 20 है, पूरा कितना है, 20 है, तो ये वाला हिस्सा इसका 8 हो जाएगा। ठीक हो, अच्छा, उनके आधारों के बीच की दूरी यहां से लेकर के यहां तक, दोनों जो खंभे हैं उनके आधारों के बीच की दूरी कितना है, 6 है। इसके इसके बीच की दूरी 6 है, आधार। ठीक है, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये वाला एंगल कितना है, देखो ये 8 साइड में निकाला है, ये साइड 8 होगी, ये 6 होगा, ये वाला एंगल 90 है। इस वाले कोण ने 90 अंश होना है क्योंकि सीधा खड़ा है नहीं, तो ये एक क्षैतिज के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन गया। कैसा समकोण त्रिभुज बना, देखो इस रूप में बन गया, इस रूप में बन गया। ये तो 90 डिग्री है ये वाला, ये साइड है 8 और ये साइड है 6। ठीक है, तो यदि मैं इसको मान लूं ABC, तो 90 अंश के कोण के सामने के भुजा कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण है, इसका नाम क्या है, AC। तो AC स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, तो BC वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये लंब है, आधार है, कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो आधार कितना है, BC स्क्वायर प्लस लंब आपका AB स्क्वायर हो गया। अब आप देखो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 8 का स्क्वायर। AC स्क्वायर हुआ बच्चों 6 के 36, 8 के 64, 100 हो गया, 100। ठीक है, और कहीं पर ऐसा दिया हो कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो AC बराबर AC स्क्वायर मतलब AC गुणा AC बराबर 100, तो AC बराबर, इसका मतलब 10 है ना, पर निकालेंगे कैसे, इसका वर्गमूल निकलता है 100 का स्क्वायर रूट। AC स्क्वायर बराबर 100, तो AC बराबर 100 का वर्गमूल स्क्वायर रूट, और 100 का वर्गमूल कितना हुआ, 10। तो ये जो उन दोनों सिरों के बीच की दूरी, प्रश्न था उनके शिखरों के बीच की दूरी, ए का शिखर ये वाला जो खंभा जो 20 मीटर ऊंचा है इसका शिखर यहाँ है, और जो 12 मीटर ऊंचा था उसका शिखर ये है। ये वाला चाहिए था, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी मैंने यहां बना दी, ये वाली दूरी होगी 10 मीटर। ठीक है, इसका ये वाला आंसर सही होगा डी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय पर निर्भर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। सबसे छोटी संख्या जिसको 655 में से घटाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, 655 में क्या छोटी से छोटी संख्या माइनस करूं कि वह पूर्ण वर्ग हो। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, 655 है ना, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो इसके सबसे छोटी हो, सबसे नजदीक हो। तो आप जानते हो होगी 25 का स्क्वायर 625। इसके और इसके बीच में और कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इससे छोटी यही है। ठीक है, तो इसमें से क्या माइनस करो कि ये हो जाए, अरे इसके सबसे नजदीक की है। वैसे तो इसके और नीचे और भी संख्याएं हैं, 400 भी है, नहीं है, तमाम प्रकार की संख्याएं होंगी, पूर्ण वर्ग संख्या, इसके नीचे कई संख्याएं आएंगी, परंतु इसके सबसे नजदीक यही पूर्ण वर्ग संख्या है।
तो इसको इसमें से क्या माइनस करें कि ये हो जाए, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों, 655 में 625 माइनस करिए, ये हो जाएगा 30। इसमें से 655 में से मैं 30 माइनस करूंगा तो वो बन जाएगा 625, और 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर। यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा होगा कि सबसे छोटी संख्या जिसको 655 में से घटाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी, इसमें से कौन सी छोटी से छोटी, छोटी छोटी क्यों कह रहा है, क्योंकि 655 में मैं एक चीज और कह रहा हूं, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो ये 400 भी तो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग है। तो इसमें से इसको माना इसके बराबर, मतलब इसमें से कितना माइनस करूं कि ये हो जाए, तो आप बोलेंगे 255, वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए छोटी से छोटी की बात कर रहा है। तो इसके सबसे नजदीक का, इससे छोटी सबसे नजदीक की पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, तो 625 होगा, इसमें से माइनस क्या 30। तो ये आंसर आपका डी वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे ओएमआर शीट में गोला बनाना। इसको देखिए 58, देखो अनुपात वाला कितने सवाल आपने कर दिए, कई क्वेश्चन आपने रेशियो वाले कर दिए दोस्तों, अनुपात वाले कई क्वेश्चन आपने कर दिए, इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझेंगे, क्योंकि इस साल का जो पेपर आने वाला है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जरूर, ठीक है। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। मैं आपसे कह रहा था कि जब भी रेशियो दिए हुए हों, जैसे यहाँ पर संख्याएं कह रहे हैं ना, तीन संख्याएं इस अनुपात में हैं, यदि आप उन संख्याओं को ज्ञात करना चाहते हैं, इसके साथ x लगाइए, x लगाइए, x लगाइए, तो यहाँ पर लिख दीजिए संख्याएं। संख्याएं कौन कौन हो गई, इसको x से गुणा करिए तो x गुणा 1x, इसको x से गुणा करिए तो हो जाएगा 2x, इसको x से गुणा करिए 3x। 1:2:3 में तीन संख्याएं, तो क्या मानिए x, 2x, 3x, इसके साथ x का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई, x, 2x, 3x। अब प्रश्न से, अब देखो, अब आगे बढ़िए, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, इन संख्याओं का गुणनफल, इन संख्याओं का गुणनफल, इनको गुणा करिए, ठीक है। तो x इंटू 2x इंटू 3x, x इंटू 2x इंटू 3x, इनका गुणनफल, इन संख्याओं का गुणनफल, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा का चिन्ह लगाइए, इसके बराबर है, तो गुणनफल तो ये हो गया। अब प्रश्न में कह रहे हैं कि ये इसके बराबर है, ये गुणनफल इसके बराबर, तो रख दीजिए 1296। बाकी बात अब देखते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, ये समीकरण बन गए, तो क्या होगा सॉल्व करने के बाद, देखो 3 दूनी 6, इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो 1x है एक्चुअली। तो 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6, और x गुणा x कितना, बोलिए जरा, x गुणा गया x बराबर x क्यूब, x घात 3, गुणा में घातें जुड़ती है, एक घात है, एक घात है, एक घात है, 1 + 1 + 1 3, x क्यूब हो गया। तो ये बन गया 3 दूनी 6, एकम 6, 6 तो आ गया था, इनके गुणांकों का गुणा, और x गुणा x हो गया x क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 1296। अब यदि आप x क्यूब का मान निकालना चाहते हैं, तो ये 6 कहां जाएगा, इसके नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा है ना, तो x क्यूब का मान आप निकालना चाहते हैं, तो ये इसके नीचे भाग में जाएगा, 1296/6। अब काटिए, 6 दूनी 12, 9, 6 कम 6, 3 36, 6 6 36, तो x क्यूब बराबर 216। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान लगाइए, ध्यान से समझेंगे आप। देखिए x क्यूब बराबर 216, x क्यूब इज इक्वल टू 216, तो x का मान कितना होगा, समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में घनमूल निकालेंगे, घनमूल, ये घनमूल का सिंबल है, घनमूल का चिन्ह है, यहां 3 लग गया तो समझ लो घनमूल है, घनमूल निकालना पड़ेगा। x क्यूब बराबर ये
तो x का यदि मान निकालना चाहते तो इस संख्या का घनमूल निकालिए। यदि ऐसा दिया हुआ कहीं पर कि वाई स्क्वायर बराबर 25, y का मान निकालिए तो स्क्वायर रूट करिए, स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालिए ऐसी स्थिति में, क्योंकि स्क्वायर हमेशा वर्ग में, वर्ग जब करते हैं तो स्क्वायर, और जब क्यूब करते हैं तो 3 घात लगाते हैं। और जब x का मान चाहिए तो घनमूल निकालो, घनमूल संख्या का घन, किसी संख्या का घन ये है तो ये किसका घन है, इसका घनमूल निकालो। ठीक है, ये तरीका है इसका घनमूल निकालने। और इसका घनमूल देखिए डियर स्टूडेंट, आप घनमूल निकालना जानते हैं ना। ठीक है, जैसे मैं चलो बता भी देता हूं आपको। घनमूल यदि आप निकालना चाहेंगे तो 216 है, 2 से भाग करिए, 2 कम 2 0 2 8 16, फिर 2 से भाग करिए, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग करिए 27 दूनी 54, 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया, घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3, अभाज्य गुणनखंड। अब जब घनमूल की बारी आती है तो 3 में से 1 लेते हैं, तो x बराबर 1 की 2 बाहर आएगा और 1 की 3 बाहर आएगा, तो 6 हो गया। 6 की घात 3 बराबर 216। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, x बराबर आ गया 6। ठीक है, अब उन संख्याओं को निकालिए। तो वे संख्याएं कौन सी हैं, संख्याएं कौन सी थी बच्चों, संख्या थी एक तो x, एक थी 2x, एक थी 3x, ये तो थी संख्याएं। मैंने कहा x लगाओ, यहाँ x लगाओ, x लगाओ, ये संख्याएं थी। तो एक संख्या तो 6 हो गई x जगह पे। अभी 2 इंटू एक्स का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा गया x, x मतलब 6, तो 6 दूनी 12। और 3x का मतलब हो गया 3 गुणा गया x, तो 3 गुणा गया 6, 6 थे 18। तो वह संख्याएं कौन सी हैं, 6 12 18। अब कहां पर है, ये देखो 6 12 18, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। 22 रुपये करने हैं। ठीक है डियर, आइए इसके बचे हुए 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 4000 टाइलें हैं। इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श की पॉलिश कराने का व्यय होगा। ठीक है, अब देखो जो टाइल लगी है, आप देखते हैं घरों में टाइल लगी रहती है। ठीक है, टाइल जो है किस आकार की है, गणित का देखो, गणित के हिसाब किस आकार के हैं, समचतुर्भुज, चारों भुजाएं जिसमें समान लंबाई की, ऐसी टाइलें हैं जिनकी चारों भुजाएं चतुर्भुज है, टाइल के शेप के चतुर्भुज शेप की है। ठीक है, और कैसा शेप है, कैसी उनकी डायमेंशन है, लंबाई क्या है, चारों भुजाएं समान लंबाई के, रोम्बस। ठीक हो गया, समचतुर्भुज बोलो, रोम्बस बोलो। तो इस शेप की टाइल है, ये लंबाई उतनी, ये लंबाई उतनी, ये लंबाई उतनी, बराबर लंबाई है, जितना ये है उतना ये है, उतना ये है उतना ही है। ये समचतुर्भुज है। एक विकर्ण उसका ये हो जाएगा, दूसरा विकर्ण उसका ऐसा हो जाएगा। ये आपको दे रखे हैं प्रत्येक विकर्ण, ये वाला विकर्ण 40 सेंटीमीटर का है, ये वाला विकर्ण क्या है 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। ठीक है, अब पॉलिश होनी है, एक टाइल यहाँ पर लगेगी, इसके बगल में लगेगी, इन पर पॉलिश होनी है, इस पर खर्चा चाहिए। अब पॉलिश होने का क्या रेट है, 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर पर 5 रुपया। ठीक है, इसका मतलब वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वर्ग मीटर किसकी इकाई है, क्षेत्रफल की, एरिया की, तो इसका एरिया निकालिए। ठीक है, समचतुर्भुज टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल एरिया निकाल लेते हैं। अब कोई समचतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, उसके क्षेत्रफल का सूत्र याद रखें, 1/2 d1 इंटू d2। 1/2 d1 मतलब एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई यहाँ पर क्या 40 है,
अब दूसरे विकर्ण की कितनी है 30, तो d1 d2 क्या है, एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई, ये दिया हुआ है। इसको इससे काट लीजिए, 20 20 की 600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, 600 वर्ग सेंटीमीटर एक टाइल का क्षेत्रफल। एक टाइल इतने क्षेत्रफल की है। कितने टाइलें हैं, 4000 टाइल। एक टाइल का क्षेत्रफल यह है तो 4000 टाइलों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बराबर एक टाइल का क्षेत्रफल ये तो 4000 का गुणा हो जाएगा ना। एक टाइल का ये क्षेत्रफल है, एरिया एक टाइल का ये है, इतनी टाइल का एरिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4000 इंटू 600, तो 6 चौके 24, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तरीका है गुणा करने का। 6 चौके 24, कितने शून्य हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये वर्ग सेंटीमीटर में है तो गुणा करके वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। अब खर्चा किस रूप में है, 5 रुपया लगेगा प्रति, मतलब एक वर्ग मीटर पर पॉलिश करने का खर्चा 5 रुपया है। और यहां पर क्षेत्रफल किस में आया है, वर्ग सेंटीमीटर में। इसका मतलब पहले वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग किलोमीटर में नहीं, वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलिए। ठीक है, तो चलिए देखो, ये जो मेरे पास एरिया आया इसको मैं वर्ग मीटर में बदलता हूं, तो आप जानते हैं कि एक वर्ग मीटर बराबर, एक वर्ग मीटर का मतलब होता है 1 मीटर गुणा गया 1 मीटर। एक वर्ग मीटर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर गुणा 1 मीटर, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर गुणा गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसको गुणा करेंगे, एक एक हम 1 1 2 3 4, इतना वर्ग सेंटीमीटर, एक वर्ग मीटर में इतना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतने वर्ग मीटर में कितना वर्ग मीटर, इतने वर्ग सेंटीमीटर में कितना वर्ग मीटर, इसको मैं वर्ग मीटर में चेंज करना चाह रहा हूं, इसको मैं वर्ग मीटर में बदलना चाह रहा हूं। तो वर्ग मीटर में कैसे बदलेगा, इसमें इसका भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ग मीटर में इतने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। तो कुल वर्ग मीटर कितना हो गया, आप ये निकाल देंगे, 24 में 1 2 3 4 5, उसमें भाग करिए इसके, 1 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कटा, 0 से 0, 0 से 0, तो 240 वर्ग मीटर आ गया। ये जो कुल टाइलों का क्षेत्रफल था, कुल टाइलें जो लगी या जिन पर पॉलिश होना है उनका क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर आ गया। यहां वर्ग सेंटीमीटर में था, तो वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10,000 से भाग दे दिया, 10,000 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलना है तो 10,000 से भाग करिए, काई दाई सेकर 1000 10,000, इतना वर्ग मीटर आ गया। ठीक हो गया, अब ध्यान दीजिए, मतलब सारी उन टाइलों का क्षेत्रफल आ गया कितना, 240 वर्ग मीटर, और एक वर्ग मीटर पर कितना रुपया खर्चा लगेगा, 5 रुपये। अब पॉलिश करनी है ना, इतना वर्ग मीटर कुल है, और एक वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर पर 5 रुपया खर्चा है, तो इतने वर्ग मीटर पर 5 से गुणा कर दीजिए, एक वर्ग मीटर पर 5 रुपये खर्चा, तो 240 वर्ग मीटर पे दोनों का गुणा। ठीक है, तो शून्य 5 के 20 का शून्य, 80 दो 5 10 2 12, ये निकल गया रुपये 1200 या। ठीक है, OMR आंसर शीट जो है 1243 रुपये गुणा कर देंगे। ठीक है, अब चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है। इस पेपर में जो मैथ्स में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे डियर स्टूडेंट, इसका लास्ट क्वेश्चन ये था। इसको देखिए आप, त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज बना लीजिए ऐसे, ये ABC, ये वाला एंगल 90, ये दिया हुआ है 90 डिग्री, इस सिंबल है ना 90 का। BD कोण B को समुद्विभाजित करता है, BD एक ऐसी रेखा खींची गई ऐसे BD,
ये इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा बराबर है, ठीक है। बी डी कोण बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब अलग अलग भाग। इस कोण के दो बराबर भाग कर दिए किसने, बीडी ने। और बीडी ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, बीडी एसी पर लंब है। ये जो बीडी है एसी पर लंब है, ये लंब का चिन्ह है परपेंडिकुलर, इसका मतलब यहां पर ये 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये पूरा एंगल आप मालूम है, ये पूरा एंगल 90 का था, ये पूरा 90 अंश का कोण था, इसके दो भाग हो गए बराबर बराबर, ये 45 और ये भी 45 हो गया, ठीक है। तो आपको कोण ए का मान चाहिए, ये कोण कितने का है, तो इस कोण का मान निकालने के लिए पहले इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज में देखो, आप जानते हैं लेवस्टेन कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, तो इसका प्लस इसका 180, तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको प्लस करके 180, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180, तो ये कितना हो गया 135 अंश, कोण सी बराबर 180 अंश, तो एंगल सी बराबर, इसको मान ले लीजिए 180 अंश माइनस 135 अंश, तो एंगल सी बराबर 10 में 5 गया 5, ठीक है, 7 में 3 में 4, 45 डिग्री आ गया। ये आपका 45 आ गया, ये कोण 45 आ गया। अब इस कोण का मान कैसे निकलेगा, इस वाले त्रिभुज में देखो, ये जो है ये तो 90 अंश है, ये 90 और ये 45, तो कितना निकलेगा, ठीक है। अब आपको अंदाज आ गया होगा, कोण ए प्लस इस वाले त्रिभुज बना, इसमें इसके तीनों अंतः कोणों का योग भी 180 होगा, तो कोण ए प्लस ए वाला कोण ये तो 90 है, 90 डिग्री प्लस ये वाला 45 अभी निकाला हमने, सी 45 अंश है, 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 9 और 4 13, 135 अंश बराबर 180 अंश, इसको मान ले लीजिए नेगेटिव हो जाएगा, तो कोण ए बराबर 180 अंश माइनस 135 अंश, तो एंगल ए बराबर 10 में 5 गया 5, 45 डिग्री, तो कोण ए का मान हुआ कितना 45 डिग्री। तो इसको आप गोला कर दीजिए, इसको आप ऐसे OMRCQ में गोला कर दीजिए। इस रूप में बच्चों ये पेपर सॉल्व करना था। आप मैथ्स के, मैं कह रहा हूं पुराने सारे पेपर मैथ्स के जो है उनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक से समझ के करिए, अवश्य कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये आइडिया आपका वहां मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं।